हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। टुडे आई हैव बॉट फॉर यू जॉन कीट्स। नेगेटिव कैपेबिलिटी, दिस इज अ टर्म that was coined by John Keats in a letter to his brothers on 21st December 1817। नेगेटिव कैपेबिलिटी एक टर्म है जो जॉन कीट्स ने कॉइन किया था और इसको सबसे पहले यूज़ किया था उन्होंने अपने एक लेटर में जो उन्होंने अपने भाइयों जॉर्ज और टॉम को लिखा था 1817 में। जॉन कीट्स वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द वर्क ऑफ शेक्सपियर and for the literary genius of Shakespeare, he defines a literary quality which Shakespeare possessed so enormously. I mean negative capability. That is, when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason. A poet has the power to bury his self-consciousness, dwell in the state of openness to all experiences, and identify himself with the object that is concerned, that is contemplated. In short, John Keats wants to say that a poet must introduce all type of uncertainties, mysteries, and doubts in his poems without offering any answer to all these mysteries. जॉन कीट्स कहते हैं कि पोएटिक प्लेजर के लिए एक पोएट को सारी प्रकार की मिस्ट्रीज, रहस्य, डाउट्स, शंकाएं सारे अपनी पोएम्स में इंक्लूड कर लेने चाहिए और इन रहस्यों को उजागर करने का ट्राई भी नहीं करना चाहिए, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मिस्ट्रीज, ये डाउट और अनसर्टेनिटीज पोएटिक ब्यूटी को बढ़ाती हैं, पोएटिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। सारे रहस्य और सारी शंकाएं जो पोएम्स में डिस्क्राइब्ड हैं वो पोएम की सुंदरता को और बढ़ाती हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज कंसिस्टेड ऑफ टू टर्म्स। फर्स्ट इज नेगेटिव एंड सेकंड इज कैपेबिलिटी। नेगेटिव मीन्स द नेगेशन ऑफ सेल्फ एंड कैपेबिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थिंग। Negative capability is an ability that allows the writer to lose his identity to the thing that he is describing or depicting in his literary work. नेगेटिव कैपेबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जो लिटरेरी राइटर को या पोएट को ये योग्यता प्रदान करती है कि वो जिस ऑब्जेक्ट को डेपिक्ट कर रहा है अपने लिटरेरी वर्क में उसके साथ आइडेंटिफाई खुद को कर ले, उसके साथ पूरी तरह मर्ज हो जाए, इतना घुल मिल जाए कि उसमें और जिस ऑब्जेक्ट को वो डेपिक्ट कर रहा है उसमें कोई फर्क ही ना रहे, उसकी नज़रों से वो दुनिया को देखे। He transforms into the word of that thing or character that he is depicting in his work. Negative capability involves the fusion of oneness. In the heat of imagination, all the emotions, feelings, mysteries becomes one, and all the uncertainties, doubts, and mysteries become the part of that literary work, and it enhances the beauty of the literary work. According to Keats, Shakespeare possessed this quality of negative capability. He took great pleasure in depicting the evil characters as Iago, as he took the pleasure in depicting the good characters, the virtuous characters like Imogen. शेक्सपियर नेगेटिव कैपेबिलिटी की इस योग्यता को रखते थे क्योंकि वो अपने ड्रामाज में इविल कैरेक्टर्स और गुड कैरेक्टर्स दोनों को इतनी इंटेंसिटी के साथ डेपिक्ट करते थे। इट फील्स दैट शेक्सपियर हिमसेल्फ इज इन हिज बॉडी, जैसे कि शेक्सपियर खुद उस कैरेक्टर की बॉडी में खड़े होकर फील कर रहे हो। दिस एबिलिटी ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी अलाउज अ लिटरेरी राइटर टू टेम्परेरीली suspend his moral concern and stands in the body of the character he is depicting in his literary work. It seems as to stand in the shoes of the character that is depicting and feeling the same experience. According to Keats, the most important quality of a good poem is to depict the things, to accept the things as they are, without trying to intellectualize them into something else. In Ode to Nightingale, Keats himself
ट्रांसफॉर्म्स इनटू द वर्ड ऑफ नाइटिंगेल। आपने कीट्स की ओड टू नाइटिंगेल तो पढ़ी ही होगी। उसमें कीट्स खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं नाइटिंगेल के वर्ड में, एंड ही इमेजिन्स हिमसेल्फ ऑन द सेम ब्रांच, और उसी सेम ब्रांच पर जिस पर नाइटिंगेल बैठी है खुद को भी इमेजिन कर लेते हैं इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस व्हाट इट एक्सपीरियंसेस। जो वो एक्सपीरियंस कर रही है नाइटिंगेल, वैसा ही एक्सपीरियंस करने के लिए कीट्स खुद को भी नाइटिंगेल के वर्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और वही एक्सपीरियंस करते हैं, वही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो नाइटिंगेल एक्सपीरियंस कर रही है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ इट यू कैन सी इन ओड टू ग्रीशियन अर्न। ये बहुत ही प्यारी पोयम है कीट्स के द्वारा लिखी हुई। एंड ऑन सीइंग द ब्यूटिफुल सीन ऑफ फॉरेस्ट एंड सैक्रिफाइस that are carved on urn, Keats is wonderstruck. He was so attracted towards it, this scene arrested his attention. He tries to enjoy that immortality that are enjoying that human being and leaves that are carved on the urn. आपने ग्रीशियन अर्न तो पोएम पढ़ी है कीट्स की। उसमें एक अर्न पे खूबसूरत पिक्चर्स डिपिक्टेड है। सेक्रीफाइस की पिक्चर है, एक मुरली बजाता हुआ लड़का है, वो प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका के इंतज़ार में है, और खूबसूरत फॉरेस्ट की पिक्चर है। कीट्स उसको देखकर इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वो उनके वर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहते हैं, और वो जो अमरता वो उस अर्न पर बनी हुई पिक्चर्स इंजॉय कर रही है। कीट्स चाहते हैं कि वो भी उसे इंजॉय करे। तो यही है नेगेटिव कैपेबिलिटी, जब पोएट अपने द्वारा क्रिएट किए गए क्रिएशन में इतना ज़्यादा मर्ज हो जाता है, इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है कि उस कैरेक्टर में या उस थिंग में और पोएट में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाता है। वहाँ पर होती है नेगेटिव कैपेबिलिटी। यही योग्यता पोएट की होती है, नेगेटिव कैपेबिलिटी। द नेक्स्ट टर्म that I am going to discuss is egoistical sublime. When a writer is able to create negative characters for the poetic pleasure, it is called negative capability. And when a writer is not able to create negative capability, that writer suffers from egoistical sublime. जब राइटर नेगेटिव कैपेबिलिटी की योग्यता से रहित होता है, जब राइटर नेगेटिव कैरेक्टर्स को भी उतनी तन्मयता के साथ डिपिक्ट कर पाता जितना कि वो पॉजिटिव कैरेक्टर्स को करता है, तब वहाँ नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है। और जब राइटर या पोएट अपने लिटरेरी वर्क में जो कैरेक्टर या फिर जो भी थिंग, जो भी ऑब्जेक्ट को डिपिक्ट कर रहा है, उसके साथ मर्ज नहीं हो पाता, उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तब वहाँ होती है इगोइस्टिकल सब्लाइम। नेगेटिव कैपेबिलिटी एंड इगोइस्टिकल सब्लाइम आर अपोजिट्स। Negative capability shows poet's genius, while egoistical sublime is negative. John Keats coined this term egoistical sublime in a letter which he wrote to his friend Richard Woodhouse in 1818. Keats coined this term egoistical sublime to depict Wordsworth's self-moralizing style. In each and every poem of his, he tried to moralize some lessons to his readers. हर एक पोयम में वर्ड्सवर्थ, अपनी हर एक पोयम में वर्ड्सवर्थ कुछ ना कुछ नैतिकता सिखाने की कोशिश करते हैं रीडर्स को। That is called egoistical sublime. He writes poem not for the poetic pleasure. He writes poem to sermonize others, to sermonize the readers. He describes the word, he depicts the word only to show goodness in it and only to give moral lessons. That's why Wordsworth suffers from egoistical sublime. Keats says that even Milton suffers from egoistical sublime. On one hand, Wordsworth tried to sermonize, tried to give moral lessons in his poems to readers. He always tried to use poetry as the medium, as means to constant lecturing. While on the other hand, what Milton does? Milton tries to sermonize between good and evil in his Paradise Lost.
कीट्स कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ के साथ साथ मिल्टन भी इगोइस्टिकल सबलाइम के शिकार है और वो कोशिश करते हैं अपने रीडर्स को मॉरल लेसन्स देने की। अकॉर्डिंग टू कीट्स, अ राइटर, अ लिटरेरी राइटर must not fix to give the moral lessons or sermonize readers. A genius writer, a great writer must compose poems and write literary work for poetic pleasure and not for moralizing. That's all for today. अगली क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।